वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल की सरकार ने बुधवार को शपथ लिया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे शपथ को लेकर। जी हां, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे कार्यकाल की सरकार ने बुधवार को शपथ लिया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की पहली बैठक की तैयारी चल रही है और जिसमें कॉमन सिविल कोड और नई विधानसभा के पहले सत्र के बारे में महत्वपूर्ण बातें तय करने को लेकर एजेंडा रखा जाएगा। बैठक में इसे लेकर हाई पावर कमेटी बनाए जाने की कवायद भी की जा सकती है और बीते सोमवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा हुई थी और उसके बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए धामी ने भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शुमार होगा। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तारीखें तय कर सकती है और सूत्रों की माने तो कुछ ही घंटों बाद पहली कैबिनेट की बैठक की तैयारी है और 27 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जा सकता है और नई विधानसभा का पहला सत्र 27, 28 और 29 मार्च यानी कि 3 दिनों का हो सकता है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनके सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चुनौती है। तो मंत्रियों के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी, शपथ पूरी, कैबिनेट की तैयारी। जी हां, आज कॉमन सिविल कोड क्या पहला एजेंडा होगा, इसको लेकर सवाल बरकरार हैं। हालांकि शपथ आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रहण कर ली है और ये उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बेहद भव्य और दिव्य ये नजारा देखने को मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद रहा। रेखा आर्या यहाँ पर पारंपरिक परिधानों में ही नजर आई हैं और इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आज हमने तस्वीरें देखी जहां पर शपथ तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब क्या कैबिनेट की बैठक की तैयारी और क्या जो शपथ में लिया गया है वचन उसे पूरा करने की तैयारी? फ्रेम तो दिखा दो आशु। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर नई शपथ और क्या अब ये सभी जो वादे किए गए हैं ये पूरे होंगे, इसको लेकर भी लगातार जनता नजर बनाए हुए है। मंत्रियों के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी। शपथ पूरी हो चुकी है, कैबिनेट बैठक की तैयारी किए जाने की बात कही जा रही है और कई लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। 8 मंत्री बनाए गए हैं जिनमें से सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा और चंदन राम दास ने शपथ ली। तो मंत्रियों में इन्हें जगह दी गई है और अब शपथ पूरी, कैबिनेट बैठक की तैयारी यहां पर होने की बात कही जा रही है और पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ले चुके हैं। नई शपथ, अब पूरे होंगे अधूरे काम क्योंकि अब उत्तराखंड की जनता आस लगाए बैठी है कि जल्द ही उत्तराखंड की समस्याओं का निवारण इस नई सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो शपथ पूरी और कैबिनेट बैठक की तैयारी किए जाने की बात यहां पर कॉमन सिविल कोड पहला एजेंडा है। और ये अहम खबर आपको हम बता दें और आज इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कांग्रेस की ओर से। नवीन पिराशाली जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। अतुल बत्रिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नरेंद्र सेठी जी से। नरेंद्र जी, आज हमने देखा आप शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर ही मौजूद थे, किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिला? क्योंकि हम देख सकते थे आज काफी उत्साहित
जनता नजर आ रही थी और साथ ही साथ मंच पर विराजमान उत्तराखंड के सभी मंत्रियों में जो शुमार हैं और साथ ही साथ जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली बल्कि सभी विधायक भी उत्साहित नजर आए। नरेंद्र जी, आपकी आवाज हम समारोह स्थल पर वो शपथ ग्रहण। जी अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अपनी बात रखिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। जी, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो मुझे लगता है शपथ ग्रहण समारोह से भी बड़ा एक मेगा इवेंट था भारतीय जनता पार्टी का, और उन्होंने पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उसको एक मेगा इवेंट का रूप देने की। वहां पे 6 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के, और बड़ी संख्या में पूरा मैदान भरा हुआ था। और जहां पर शपथ ग्रहण समारोह था वहां विभिन्न जनपदों से अलग अलग समुदाय के लोग पहुंचे थे और स्थानीय कलाकार पहुंचे थे। उन्होंने उस पूरे समारोह को एक ऐसा रूप दिया था जैसे कोई एक राष्ट्रीय पर्व होता है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्व से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी मिथकों को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में जो वापसी की है, और उस वापसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह भी शो कर दिया है अब बिल्कुल कि अगर हमको नेतृत्व जिसको सौंपना है, इस चीज से हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो नेता हमारा, वो विधायक हमारा जीता है या हारा है। हमने जिसको बागडोर सौंपनी है, जिसको हमने कमान सौंपनी है प्रदेश की, हमने उनको कमान सौंप दी है। और इस पूरे इवेंट में एक चीज और खास देखने को मिली कि किसी भी तरीके का मंत्रिमंडल जिस तरीके से बनाया गया 8 मंत्रियों को लेकर, उसमें कोई दबाव देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे थे चुनाव से पहले, जिस तरीके से क्यास लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक चुने जाएंगे, वो भी सारे क्यास फेल हुए थे बहुत सारे विश्लेषकों के। इसी तरीके से आज मंत्रिमंडल को लेकर जो क्यास थे वो भी बिल्कुल विपरीत साबित हुए, और 5 मंत्री पिछली वाली कैबिनेट के लिए गए हैं और बाकी मंत्री बड़े अहम चेहरे ड्रॉप भी किए गए हैं। मदन कौशिक हैं जिनमें, और रितु खंडूरी की उम्मीद थी उनको नहीं लिया गया। बंशीधर भगत और अरविंद पांडे इनको भी ड्रॉप किया गया है। तो देखना यह है कि मुझे लगता है जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उससे प्रतीत होता है कि एक बड़ी धमाकेदार बल्लेबाजी करने के मूड में है पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, यानी अब बड़ा कार्यकाल है, लंबा वक्त होगा, तो अब उम्मीद भी लगाई जा रही है कि वो काम पूरे होंगे जो इस कार्यकाल में अधूरे रह गए थे। इसी पर बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में अमरजीत जी हैं। अमरजीत जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, अब क्या वो जो अधूरे काम थे जो उत्तराखंड के विकास में नहीं पूरे हो पाए थे, क्या आप पूरे होंगे? आपको उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि आज शपथ ग्रहण कर चुके पुष्कर सिंह धामी? अमरजीत जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। मैं कह रहा हूँ पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। अब तक तो चलो एक चुनावी लड़ाई थी, आरोप प्रत्यारोप सब चल रहे थे, लेकिन अब जो है काम करके दिखाने का समय है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए उनको पलटने का काम किया। तो हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि अब जो मुख्यमंत्री जी का नया कार्यकाल है उसमें जो पुराने काम, जो वादे उन्होंने किए, जो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र में अपनी बातें कही हैं, उनको धरातल पर उतारने की जो है काम करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने जो कॉमन सिविल कोड की बात कही थी, आशा उम्मीद करता हूं कि पहली कैबिनेट में ऐसा कोई फैसला लेके और लोगों को जो है अपना वादा पूरा करने का एक नया रास्ता दिखाएंगे कि जो कहा उसको पूरा भी किया। तो लेकिन चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का आप देख लीजिए बहुत बुरा हाल है, और वो भी इन्हीं के कार्यकाल में। शिक्षा देख लीजिए, पलायन देख लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो बड़े चुनौतीपूर्ण रास्ता है। अब ये जो कांटों भरा ताज इन्होंने खुद जो कांटे बोए थे, आज वो अपने सिर पर इन्होंने दोबारा ताज पहन लिया है। अब उस कांटों भरे ताज के साथ इस पथ पे चलना किस प्रकार से होगा, मुझे तो ये केवल एक अग्निपथ और अग्निपथ ही लगता है। अब इस अग्निपथ से कैसे पार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आपको कांटों भरा ताज लग रहा था। प्लस साहब, अभी सुना आपने अमरजीत जी को कह रहे हैं कांटों भरा ताज धामी जी ने पहना है। जी, तो मैं तो ये मानता हूं कि उनको तो एक राजकुमार की तरह फूलों की कुर्सी में बिठा गए प्रधानमंत्री स्वयं आए। सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ पे आए
और आकर एक ऐसी मजबूती वाला आशीर्वाद दे गए कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इतनी ताकत के साथ उत्तराखंड में सत्ता सौंपी गई है। क्योंकि अभी तक हमने खंडूरी जैसे योग्य और विजनरी नेता की भी कुर्सी उलटते देखी। हमने यहाँ पे विजय गोगड़ा, हरीश रावत, तमाम नेताओं की कुर्सियों को जो गिरते हुए लमटते हुए देखा। लेकिन आज ये कुर्सी में जिस तरह से नट और बोल्ट लगाकर तमाम बड़े नेता आज गए हैं, तो निश्चित रूप से इस युवा के लिए बहुत आसान हो गया है इस राज्य में काम करना। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नेता नहीं है मंत्रिमंडल में, देखिए, जो एक चैलेंज खड़ा कर सके इस व्यक्ति के लिए। कोई चैलेंज नहीं है। ये बिल्कुल रात में बहुत चैन की नींद सोकर सुबह उठकर उछल कूद खूब मचा सकता है, जिससे कि यहाँ की भोली वाली जनता संतुष्ट रहे कि हमारा मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ और कल उत्तरकाशी और परसों इधर, अब बेचारा हेलीकॉप्टर घूमता रहेगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में काम करने के लिए इनके पास क्या है, तो पहले कदम में जो इस मुख्यमंत्री ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले 2 स्टेटमेंट इसने बहुत भयंकर दी। एक दी कि मैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू करूंगा। दूसरी दी कि मैं शहीदों के, कल शहीदों के स्थल पे गए हुए थे, शहीदों को, उत्तराखंड के जो शहीद हुए उनको नमन करते हुए उन्होंने संकल्प लिया, मैं शहीदों के सपनों को पूरा करूंगा। तो शहीदों का सपना क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड था? ये तो कभी हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो हमारे बच्चे थे जो हमारे साथ उस लड़ाई को लड़े। तो अब ये जो आ रहे हैं भूल भुलैया करके उत्तराखंड में, और जो ये मुद्दे उछाल रहे हैं, तो हम क्या बड़ी आशा कर सकते हैं कि उत्तराखंड को एक विकास की दिशा दे पाएंगे? वैसे भी बहुत बड़ी आशा नहीं है, क्योंकि 17,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ ये राज्य केवल केंद्र के से भरोसे आश्रित है और खुश है। इसमें वो बताते रहेंगे हमें कि रेल चली गई, अब आज कर्णप्रयाग चली गई, परसों वो गैरसैंण पहुंच गई, और इसी तरह से वो सुरंगें दिखाएंगे हमें कि यहाँ से सुरंग वहां चली गई। लेकिन जो रोजगार के लिए शहादतें हुई, जो युवाओं का एक सपना था कि जो पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई के पीछे जो एक सवाल खड़ा था रोजगार का, उस रोजगार का हल इनके पास नहीं है। आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस होने के बावजूद इन्होंने ये नहीं सोचा कि उन शहीदों को हम याद करें, जिनकी बदौलत आज ये इस सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। आज पंजाब में शहीद भगत सिंह के अवकाश दे रखा है बहुत शानदार ढंग से। वह शहीद भगत सिंह को, वही सरकार जो अभी बनी थी इन्हीं के साथ, वो आज शहीद भगत सिंह को याद कर रही है। और ये लोग शहीद भगत सिंह को इस समारोह में जे नाम लेने के लिए भी इनको फुर्सत नहीं मिली। ऐसे राजा महाराजाओं को निश्चित रूप से एक दिन इतिहास खड़ा करेगा इनको और बताएगा इनको इनकी औकात कि किस तरह से ये हमारे शहीदों को अपमान कर रहे हैं। ठीक है, यानी शहीदों के सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि शहीदों का जब खास दिवस आता है तो उनको याद करना भूल जाते हैं। हालांकि हमने अभी देखा था शपथ से पहले शहीद स्मारक को पहुंचे हुए थे और पुष्कर सिंह धामी वहां पर शहीदों को माल्यार्पण करते हुए नजर आए। थपलियाल साहब, ऐसा नहीं है आज के कार्यक्रम में भले ही भगत सिंह की बात ना हुई हो, वरना अगर संबोधन होता है तो लगभग इस तरह की बातें सामने आती ही हैं। नवीन पिराशाली जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी थपलियाल साहब कह रहे थे कि इनके पास बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा, उसके लिए कोई भी हल नहीं है। आपको क्या लगता है, अब जब शपथ ग्रहण हो चुका है तो क्या हर संकल्प पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी जो लिया गया था उत्तराखंड के विकास के लिए? जी, मैं अभी नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात कर रहे थे और मैं उनसे सहमत हूं कि आज जो है पूरे ये समारोह जो था, ये उत्तराखंड की जनता का उत्सव कम भारतीय जनता पार्टी का उत्सव ज्यादा लग रहा था। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड में बुलाकर आज ये मेगा इवेंट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उससे कहीं न कहीं 2024 के चुनावों की शुरुआत ये कहा जा सकता है। और इसमें कोई जनहित का कार्य होगा या जो कैबिनेट, कोई नयापन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे कुछ उम्मीद उत्तराखंड की जनता कर सके। ये पुराना ही ऑलमोस्ट कैबिनेट टॉप लेवल पर वही है, एक दो मंत्री बदले हैं, उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो उत्सव आज इन्होंने ये यहाँ पर कोशिश की,
ये यहाँ पर इतना बड़ा जो मेगा इवेंट हुआ है, ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा परिसंपत्ति विवाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है, ये परिसंपत्ति विवाद यहाँ पर सुलझाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है गिरती हुई, उस पर सरकार ध्यान देगी, रोजगार पर ध्यान देगी। और जो 1100 से ज्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री धामी जी पिछली बार उनको उम्मीद थी कि हम आए या ना आए दोबारा कर जाते हैं, और उनको मौका मिला है। जनता ने तो उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि वो खटीमा के मुखिया तो बन नहीं पाए, लेकिन भाग्यवश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनको मुख्यमंत्री बनाने के अलावा। तो उनको उनके भाग्य से ये मौका दोबारा मिला है। और आज वैसे आलोचना करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सरकार ने पिछली बार का कार्यकाल सरकार कर रहा है, बड़ा ही असंतुष्ट रहा है, असंतोषजनक रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगले 5 साल में यहाँ के कर्ज को कम करने की कवायद करेगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की कवायद करेगी, और कुछ नए रेवेन्यू रिसोर्सेज भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगी, ताकि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। बिल्कुल। अतुल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल जी, अभी आपने सुना सभी पार्टियों के लोगों को बड़ी उम्मीदें, साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को भी बड़ी उम्मीद है इस बार के कार्यकाल से। क्या लगता है आपको, क्या इस बार सही ढंग से काम हो पाएगा? क्योंकि इस बार एक्सक्यूज नहीं होगा मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी के पास ये वाला कि मुझे लंबा वक्त नहीं मिला, हमारा कार्यकाल छोटा था। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 6 महीने में जो काम किया उसी के आधार पर बनाया कि उनको मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे, भाजपा ने सर्वे कराया तो पता लगा इनकी सत्ता की नहीं आ रहे हैं। इन्होंने एक मुख्यमंत्री बदल दिया, फिर दूसरा सर्वे कराया तो उसमें भी सत्ता में नहीं आ रहे थे। इन्होंने तीसरा प्रयोग किया, पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी क्षमताओं के मुताबिक एक अच्छा काम करने की कोशिश की, तमाम घोषणाएं की, तमाम पुरानी सरकारों के फैसले पलटे, तो और भाजपा ने उसको उनका श्रेय भी दिया। उसके बाद जब 47 सीटें आई तो तमाम लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बन के सामने आ गए। लेकिन भाजपा ने ये माना कि चूंकि हमें सत्ता में मोदी मैजिक तो था ही था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो असर दिखा तो पुष्कर सिंह धामी के कामों का भी दिखा। इस लिहाज से पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, बार बार बात हो रही है कि भाजपा ने आज के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बना दिया या चुनाव की तैयारी बना दी। तो भाजपा तो हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल। जिस दिन उत्तराखंड का रिजल्ट आया, उस दिन पीएम मोदी ने खुद कहा कि हमारा 2024 का उत्तराखंड यूपी का रिजल्ट आया, हमारा ये रिजल्ट जो है 2024 का है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, और जो 2000 तैयारी शुरू कर दी है तो पुष्कर सिंह धामी को उसी लाइन पर काम करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी जो वायदे किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा, ताकि 2024 में यहाँ की 5 सीटें जीत सके। ठीक है, तो यही वजह है कि अब जो है काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चुनावी मोड में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नजर आए। नरेंद्र जी, अभी आपने सुना अतुल जी भी यही कह रहे थे कि 24 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखिए, अगर चुनाव होता है तो कहते हैं कि घोषणाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं, और खासतौर पर अगर दूसरा चुनाव फिर आ जाए तो घोषणाएं जो होती हैं वो पूरी भी कर दी जाती हैं। क्या ऐसा ही होगा? क्या पुष्कर सिंह धामी पर किसी तरह का कोई प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा? ये मेरे से पूछा जा रहा सवाल? नरेंद्र जी प्रेशर ना कह के, मैं गरिमा जी इसको प्रेशर ना कह के, जैसे अभी अतुल भरतिया जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में और हमेशा एक्शन मोड में रहती है। लेकिन जो आज का जो मेगा इवेंट था, मुझे उसमें ऐसी झलक नजर आती है, जो अभी बात कही कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, शायद उसकी एक तस्वीर या उसका एक टाइम टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ट्रेलर बताने के लिए कि हम सब उत्तराखंड के साथ, हम पूरी तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम किसी भी तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर कोई चूक नहीं करेंगे। यहाँ की आस्था के साथ, यहाँ जो 4 धाम हैं, यहाँ पर्यटन है, यहाँ धर्माटन है, तीर्थाटन है, तो उन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि एक जो इतनी बड़ी संख्या में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का यहाँ मौजूदगी, प्रधानमंत्री की स्वयं की मौजूदगी, और रक्षा मंत्री की मौजूदगी, नितिन गडकरी जी की मौजूदगी, ये सब चीजें, पूरा इवेंट ये बताता है कि वो 2024 को भी
बिल्कुल भी किसी हल्के मूड में लेने के मूड में नहीं है और वो बहुत गंभीरता से इस बात को लेकर, धामी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो पिच तैयार करनी है पूरी, शायद वो उसमें सहायक सिद्ध होंगे। और एक बैट्समैन के रूप में जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल मैचेस खेलने हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो 2024 के जो टेस्ट मैच होंगे, जो बड़ा मैच होगा, उसके लिए वो तैयारी के मूड में है। और आज की इस पूरे इवेंट ने ये साबित कर दिया। और जैसा मंत्रिमंडल बनाया उन्होंने, जो एक अभी उसमें काफी गुंजाइश भी छोड़ी है और कोई किसी की कोई दबाव नहीं है, बड़े बड़े चेहरे जैसे ड्रॉप भी किए हैं उन्होंने, चाहे वो अरविंद पांडे हो, बंशीधर भगत हो या मदन कौशिक हो, तो उनको कहां जगह दी जाएगी? रितु खंडूरी, जिनको की पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी की बेटी है, और ये पूरे क्यास लगाए जा रहे थे कि उनको किसी भी सूरत में उनको जगह तो मिलेगी मंत्रिमंडल में, और उनको नहीं मिली। मुन्ना सिंह चौहान को जगह नहीं मिली। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि अब वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे शासन करने के मूड में है, किसी दबाव वाली राजनीति में नहीं है। चाहे उनके मंत्रिमंडल में कांग्रेसी गोत्र के मंत्री हैं, चाहे भाजपाई पृष्ठभूमि के मंत्री हैं, या पूरा मंत्रिमंडल जो है वो एक संतुलित मंत्रिमंडल है। ठीक है। हमारे साथ में मनोज ढानी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मनोज जी से ही पूछते हैं। मनोज जी, आज आपने देखा शपथ ग्रहण हो चुका है पुष्कर सिंह धामी का, आपको क्या लगता है जो उम्मीदें इस बार उत्तराखंड की जनता को पुष्कर सिंह धामी से, क्या उन पर खरा उतरेंगे वो? और आज का जो मंत्रिमंडल रहा, ये भी बताइए, क्या वो पूरी तरह से काम कर पाएगा? क्योंकि उत्तराखंड के विकास की बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर ही है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व चुनाव जो है, लोकतंत्र का पर्व होता है, और उस लोकतंत्र के पर्व के बाद जो सरकार चुनी जाती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हमारी एडीआर उत्तराखंड इलेक्शन वॉच जो है, उसने नेशनल इलेक्शन वॉच बॉडी ने तमाम राज्यों, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो जीतने वाले दल थे, उनको बधाई संदेश प्रेषित किए हैं जैसे जैसे सरकार बनती रही है। और हमने उनसे उम्मीद जताई है कि प्रत्येक राज्य में एक सुशासन की व्यवस्था होगी, पारदर्शी व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, और जनता ने जिन मुद्दों के लिए उनको चुना है, उन जन पक्ष के मुद्दों पे सरकार काम करेगी। तो उस दृष्टि से मैं वर्तमान मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उस दल को जिसने ये जीत हासिल की, और तमाम लोकतंत्र के पर्व को। अब रही बात जो फैक्चुअल पोजीशन की, ये चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सही कहा बीच में हमारे जो साथी बैठे हुए पैनल में, कि पिछले काफी सर्वे जो थे वो उत्तराखंड में बीजेपी को हारते हुए दिखा रहे थे। और किसी चुनाव को कैसे हारा जाता है और कैसे तोहफे में दिया जाता है, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। और ये उन्होंने सिखाया है कि हारना कैसे है, जीत तो हासिल नहीं कर सकते। और ये सही बात है कि एक अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथ उत्तराखंड में लगी है, लेकिन अगर हम इतिहास को टटोलें तो हम देखेंगे कि जिस समय सापा और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहता था उत्तर प्रदेश में, तब भी उत्तराखंड से सबसे अधिक सीटें जो दी जाती थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी जाती। उत्तराखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे एक आस्था रही है, और उस आस्था के अनुरूप वहां यहाँ का वोटर उनको वोट देते हुए आया है। तो अगर ट्रेडिशनल वो वोटर अगर वो कायम रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का सेहरा बनती है उन परिस्थितियों में जबकि पूरी देश में किसान आंदोलन चल रहा था, बेरोजगारी के आंदोलन चल रहे हैं, महिलाओं के आंदोलन चल रहे थे, आंगनवाड़ी से लेकर जितने भी आशा कार्यकर्त्री सभी सड़कों पे नजर आ रहे थे। सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, लगभग यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों के परिवारजन जो है वो पूरा मैदान में बने हुए थे। और उन सब परिस्थितियों के बावजूद चुनावी प्रबंधन के द्वारा चुनाव हासिल करना, कुछ ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण हाथ लगी भारतीय जनता पार्टी को जीत, इसकी वे बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड में
हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बधाई पत्र के साथ साथ कुछ सुझाव दिए एडीआर की तरफ से। हमने बताया है कि हमने करीब पूरे देश में जो 3 महीने में एक पिछले अक्टूबर से दिसंबर में सर्वे कराया था जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से 2,500 रिस्पोंडेंट्स थे जो उत्तराखंड से थे। जो देश भर के रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कुछ बातें मांगे रखी हैं और उत्तराखंड से भी आई है। उसमें अच्छी शिक्षा के अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छी चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक यानी मनोज जी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी ही बात यहाँ पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर जो आम जरूरतें इंसान की, सबसे बड़ी वो ही है जिसकी जरूरत है। मनोज जी आपकी पूरी बात हम सुनेंगे लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकेंगे, कहीं मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अयोध्या को क्या चाहिए? अयोध्या को क्या चाहिए? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नए मंत्रिमंडल और शपथ को लेकर। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी लगातार बना हुआ है, उनसे आपका परिचय हम करा चुके हैं और चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक का वक्त था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मनोज जी आवाज आप तक आ रही है हमारी? अच्छे रोजगार के लिए है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए है और उत्तराखंड में भी यही लोग मांग कर रहे हैं और साथ साथ में पेयजल की व्यवस्था। ये बहुत बड़ा सर्वे में चीजें निकल कर आई है और हमें लगता है कि ये जमीनी साथ साथ में कृषि और कृषि सुधार और कृषि विकास पर ये मुद्दे भी बहुत बड़े उठकर आए हैं। तो हमने आशा की है कि माननीय मुख्यमंत्री उस दिशा में काम करेंगे, लेकिन हमने एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुझाव दिए हैं क्योंकि मेरे हाथ में ये हमने जो रिकंटेस्ट कर रहे थे उन विधायकों के आंकड़े निकाले थे और इनको हमने 12 फरवरी को हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आउट किया था और इसमें हमने ये देखा था कि लगभग 49% आय में वृद्धि हुई है जो रिकंटेस्ट कर रहे थे, दोबारा लड़ रहे थे विधायकगण। और इसमें आदरणीय आर्य मैडम रेखा आर्य जी, इनकी संपत्ति में जो वृद्धि थी वो 12 करोड़ से सीधे 25 करोड़ बढ़ गई थी। ठीक है, तो क्या और उत्तराखंड के जो रिकंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन जो विधायकगण, उनकी संपत्ति में 4% से 740% तक, एवरेज 49% था और इंडिविजुअली 4% से 740% तक वृद्धि थी उनकी आय में। तो हमने ये कहा है कि आपको गुड गवर्नेंस देना है तो आपको कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, जैसे कि राज्यसभा में राज्यसभा के भीतर एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट। इस रजिस्टर को उत्तराखंड में बनाया जाना चाहिए विधायकों का और साथ में
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिनके विधायकों के अपने व्यापार के साथ है, उनको मंत्रालय नहीं दिए जाने चाहिए। हमने ये बात करी कि जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर है, क्योंकि 17% भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार जीत के आए हैं उनमें उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 11% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, यानी इन चीजों का ध्यान पार्टियों को रखना चाहिए मनोज जी, तभी जो है वो सही चीजें हो पाएंगी। ठीक है, हमने उनसे मांग की है। ठीक है मनोज जी, आपके पास वापस आएंगे। थपलियाल साहब, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर मनोज जी ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो मांगे उनकी ओर से की गई है, तो बेहतर गवर्नेंस मिल सकेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, आदर्शवाद आज की तारीख में खत्म हो चुका है। राजनीति में आप कितने प्रवचन दो, इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उत्तराखंड की राजनीति इतने जन विरोधी राजनीति हो चुकी है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन चुकी है। और यही कारण है कि यहाँ का मुख्यमंत्री पहले बार में बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब वो लागू करेगा, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसको बोलो ना तुम यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड लाओ। तुम कौन से इस राज्य में ऐसे बोलकर तुम इस राज्य की कौन सी समस्या का हल निकाल रहे हो मुख्यमंत्री जी? यहाँ पे जो भगवा का वो शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी हिमालय राज्य है, हिमालय राज्य कश्मीर इनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इन्होंने ऐसे छेड़ा पत्थर मारा उसको टुकड़े करके कि अब वो ही इनके लिए भस्मासुर बन के आ रहे हैं। इवन लद्दाख इनसे नाराज है। दूसरा, हिमाचल में ऐसा सख्त कानून है कि इनके जो धन्ना सेठ हैं वो वहां नहीं घुस सकते। ले देकर अब जो ये राज्य बना है उत्तराखंड, इस भूगोल में, इस हिमालय राज्य में सबकी गिद्ध नजर है। और उस परिपूर्ति के लिए एक अच्छा युवा नेता बैठा दिया गया है, जिसकी कोई जवाबदेही जनता की नहीं है, क्योंकि जिस दिन चुनाव में रिजल्ट आए उस दिन से ये दिल्ली वालों के लिए जवाबदेह है, उत्तराखंड की जनता के लिए ये जवाबदेह नहीं है। अब हम कितना आदर्शवाद की बात कर लेंगे, इन पे जू नहीं रेंगती, ये अपना काम करते रहेंगे। और जो ये खनन, जो इतना यहाँ पे अकूत प्राकृतिक संसाधन है, उसकी लूट मचाकर अपनी पार्टियों को मजबूत करते रहेंगे। यही इनका लक्ष्य है। नहीं तो यहाँ का युवा निश्चित रूप से पलायन करना सहने के लिए मजबूर है। वो यहाँ से जाता रहेगा और धीरे धीरे यहाँ पे बड़े धन्ना सेठों के जो पांव हैं वो हमारी छाती पे बढ़ते जाएंगे और उसको कोई माई का ला नहीं रोक सकता। चाहे भगवान राम आ जाए, विष्णु आ जाए, यहाँ पे उत्तराखंड अब पूरी तरह से इनकी ग्रिप में जा चुका है। और जिस तरह आप देखिए, क्या जरूरत थी इतने भारी मंडल सारे आ रहे हैं यहाँ पे ये मेगा शो करने की, क्या जरूरत है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति छुपी हुई है। इसलिए इस राज्य को, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, इस राज्य में पूरा खाद पानी इस राज्य से मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए हम इस जाल में फंस चुके हैं और हमें कोई बड़ी आशा इनसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नवीन जी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं आपसे। नवीन जी, भी आपने सुना थपलियाल साहब को भी, साथ ही साथ मनोज जी को भी आपने सुना। उनकी ये मांग है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप और कांग्रेस पार्टी ये है जो विपक्ष की भूमिका अगर अच्छी तरह से निभाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उन संकल्पों को, उन वादों को पूरा करना ही होगा जो उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है। तो आप लोग क्या सही विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं? क्योंकि इस बार के कार्यकाल की भी बात करें तो हमने देखा है कई मुद्दों में जो है उनको छोड़ दिया जाता है, कई अहम चीजें नहीं उठाई जाती। आप लोग आपसी, कांग्रेस पार्टी तो अपने अंदर खाने में ही इतनी कलह से जूझती रहती है, जिसके चलते वो उनसे लड़ ही नहीं पाते, अपने आप में ही लड़ते रहते हैं। तो इस बार आप भी तीसरा विकल्प हैं, क्या आप अहम भूमिका निभाने वाले हैं? बिल्कुल गरिमा जी, इस बार जनता ने हमें मौका दिया है कि हम सड़क से संघर्ष करेंगे और हम करते रहेंगे 1 साल 2 साल 5 साल तक। उत्तराखंड की प्राथमिकता है, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी और जिसमें हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, वो मुद्दा था विकास का, वो मुद्दा था रोजगार का। और जो भी सरकारें यहाँ पर रही, उन्होंने उस मुद्दे को प्राथमिकता दी नहीं, वो उनके लिए सेकेंडरी मुद्दा था। और प्राथमिकता में आ गई दूसरी जो परंपरागत राजनीति यहाँ पर आ गई। हमारा मुद्दा था कि हमारा बजट लखनऊ से बन रहा था, तो हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते वो बंदरबाट हो जाती थी। हमने सोचा विकास यहाँ के लोग करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि 3000 करोड़ के कर्जे पर मिला उत्तराखंड आज 85,000 करोड़ के कर्जे में बैठा है। और जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, जिसमें 3 सरकारें बदली, उन सरकारों ने
40 से 45 हजार करोड़ का कर्ज लिया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। ऐसे में ये घोषणावीर मुख्यमंत्री जो TSR 1 और TSR 2 द्वारा जो रायता फैलाया गया था, उस पर पोछा मारने के लिए इनको उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने भेजा था और इन्होंने उस पर पोछा मारने का काम किया। उनकी सारी प्लानिंग को रिवर्स किया, जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उनको उन्होंने उल्टा किया, उसको रद्द किया और उसका इनाम आज ये रहा कि ये ना जीतते हुए भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर तो इस प्रकार की प्रक्रिया अगर उत्तराखंड में होती है तो ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे तो पुराने हैं, 70 साल की उम्र से ज्यादा वाले चेहरे भी हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा। यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व खत्म है। जब भी आप देखते हैं केंद्र से नेतृत्व आता है, उनके दिशा निर्देशन में साफ तौर पर होता है चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, चुनाव केंद्र के कार्यों पर लड़ा जाता है। राज्य सरकार से बोलते हैं हम, जबकि एक काम गिनाइए 5 काम गिनाइए तो राज्य सरकार काम नहीं गिना पाती है, उल्टा इनके सरकारें बदल जाती है। तो आप ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं की जा सकती। हाँ, 85,000 करोड़ का कर्ज 200 करोड़ पार कर सकता है और 15,000 करोड़ का जो सालाना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 30-35 हजार करोड़ हो सकता है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डमाडोल यहाँ पर हो सकती है। अगर केंद्र ने कुछ विशेष सहायता यहाँ पर कर दी तो हम रोटी खा पाएंगे, अदरवाइज हमारी रोटी भी मुहाल हो जाएगी। ये सरकार का पिछले साल का 5 साल का कार्यकाल देखकर ये अनिश्चितता इस पर लगातार रहेगी और ये दाग भी रहेगा कि जो उत्तराखंड के साथ इन्होंने छलावा किया। ठीक है। अमरजीत जी, आप बताइए, अभी सुना आपने यहाँ पर नवीन जी, अमरजीत जी के पास आएंगे, लेकिन नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ लगे हुए। अमरजीत जी आपके पास लौटेंगे। नरेंद्र सेठी जी से पहले सवाल करते हैं। नरेंद्र जी, आप बताइए, अभी सुना आपने यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं कि उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी से ठीक नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पोंछा लगाने का काम किया जो TSR 1 और TSR 2 की ओर से किया गया। क्या वाकई में ऐसा रहा? क्या उसका गिफ्ट ही आज मिला है? देखिए, एकदम अभी तो ये नवजात शिशु है, अभी तो उसको 24 घंटे भी नहीं हुए। तो मैं ठीक है, नवीन जी बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं उत्तराखंड के प्रति, लेकिन मैं थोड़ी सी असहमति जताऊंगा इस बात पे। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभी पहले 1 महीना देख लें हम पहले पुष्कर सिंह धामी जी को, जो दूसरी पारी है इनकी, इसमें 1 महीना इनको देख लें वो किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को संचालित कर पाते हैं। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके के आरोप लगे थे कि जो इनके कुछ विधायक और मंत्री जो हैं उनका बिल्कुल ठेकेदारों के साथ गठजोड़ रहा, उस गठजोड़ को अगर तोड़ पाने में इस बार पुष्कर सिंह धामी कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो 2024 का जो सपना है उस सपने को भी साकार करने में इनको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अपनी छवि जो अभी नाइट वॉचमैन के रूप में जो इन्होंने पिछले 8.25 महीने दिए, अब ये जो पूरी पारी मिली है इनको 5 साल की, इन 60 महीनों में शायद वो पूरा एक अच्छा इंपैक्ट डाल पाएंगे राज्य के विकास को लेकर और यहाँ के पर्यटन को लेकर, जो बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका था पिछले कुछ समय से, कुछ कोरोना काल की वजह से और कुछ आपसी जो दल बदल की राजनीति और यहाँ अस्थिरता का वातावरण था उस वजह से, जो पूरा फोकस नहीं कर पाए, सरकार फोकस नहीं कर पाई पर्यटन की ओर या धर्माटन की ओर। तो सबसे जो अहम बात है, जो परहेज करने की बात होगी इस बार मुख्यमंत्री के सामने जो चुनौती है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की होगी। क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने महंगाई को दरकिनार करके पेट्रोल के दामों को दरकिनार कर दिया, रसोई गैस को या पलायन को या अन्य बेरोजगारी, जो भी मुद्दे थे, सिर्फ उन्होंने नरेंद्र मोदी के। नवीन जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, माफी के साथ में वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन पहले अपने दर्शकों को हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में करप्शन से बहुत परेशान है। सफाई को ले लीजिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ले लीजिए, छोटी छोटी सड़कों को ले लीजिए, छोटे छोटे पार्कों को ले लीजिए, पूरा करप्शन फैला रखा है। स्कूल नहीं चल रहे इनसे, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं चल रही थी जो PHC हैं। बीजेपी ने, और सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते थे, टीचर्स की सैलरी नहीं देते, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं देते। तो बीजेपी के करप्शन से, बीजेपी के नगर निगम को चलाने के तौर तरीकों से दिल्ली की जनता भी परेशान है और MCD के कर्मचारी भी परेशान हैं। और सबके सब इंतजार कर रहे थे कि अब नगर निगम के चुनाव होंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराएंगे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुक्त नगर निगम बनाएंगे। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तब भी बैठी थी जब 1 नगर निगम था, और तब भी बीजेपी बैठी थी जब 3 नगर निगम हुए। जब भारतीय जनता पार्टी 1 नगर निगम चलाती थी तब भी खूब करप्शन था, तब भी दिक्कत होती थी लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से 10-12 साल से 3 नगर निगम चला रही है ट्राइफर्केशन के बाद से, तब भी लोग परेशान हैं। तो आज दिल्ली के लोग इस
इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते, एक चलाएं कि 5 चलाएं, 2 चलाएं कि 3 चलाएं। दिल्ली के लोगों को करप्शन फ्री एमसीडी चाहिए, दिल्ली के लोगों को साफ सफाई करने वाली एमसीडी चाहिए, दिल्ली के लोगों को ईमानदारी से काम करने वाली एमसीडी चाहिए, दिल्ली के लोगों को ऐसी एमसीडी चाहिए जहां पार्षद और नेता पैसे ना खाएं, बल्कि जो जनता का पैसा है वो कर्मचारियों की सैलरी पे जाए। तो दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह देने वाली एमसीडी चले, ईमानदारी से साफ सफाई करने वाली एमसीडी चले, और वो 1 हो या 3 हो या 4 हो, जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं भी बीजेपी से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, कि 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, लेकिन हिम्मत है तो चुनाव करके दिखाओ, जल्दी चुनाव करवा के दिखाओ। आपको जनता बहुत बुरी तरह से हराने वाली है। जनता जानती है कि 17 साल से आप भारतीय जनता पार्टी वालों नगर निगम में हो, आप तब भी नगर निगम में थे, आप भी तब भी नगर निगम की सरकार आप ही चला रहे थे जब पूरा नगर निगम एक था। जनता को वो भी याद है कि तब कितना करप्शन था, और जनता को ये भी याद है कि 3 बांटे गए, तब भी ये कहा गया था करप्शन कम हो जाएगा, तब भी कम नहीं हुआ। आप 1 का 3, 3 का 1 मत खेलो, आप करप्शन मिटाने की बात करो, आप दिल्ली को साफ करने की बात करो, आप लोकतंत्र से चुनाव कराने की बात करो। आप भाग रहे हो चुनाव से, क्योंकि आपको पता है कि 17 साल से जब 1 नगर निगम था तब भी, और जब 3 है तब भी बीजेपी ने करप्शन के अलावा नगर निगम कुछ किया ही नहीं है। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागे ना, हिम्मत है तो चुनाव कराए, 1 में करा ले या 5 में करा ले, 3 में करा ले या 2 में करा ले, हम उससे नहीं डरते। बात यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी दिल्ली बना के देनी है, और वो बीजेपी 17 साल में कर नहीं पाई। आज बीजेपी, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकें। आप 3 करा लो, 3 नगर निगम में चुनाव करा लो या 1 में करा लो, हारना तो आपको है ही। जल्दी चुनाव कराओ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जहां पर बड़ा हमला बोलते हुए वो नजर आए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप चाहे 1 में कराएं या 2 में कराएं या 5 में कराएं, हारना तो भारतीय जनता पार्टी को है। ये बड़ा हमला उनकी ओर से बोला गया है। और आज देवभूमि के दंगल में हम शपथ को लेकर बातचीत करें। हमारे साथ में नरेंद्र सेठी जी लगातार बने हुए थे। नरेंद्र जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करिए। जी जी, तो मेरा कहना यही था कि जो इस बार की पारी है पुष्कर सिंह धामी की, उनके सामने जो चुनौती है, वो चुनौती सिर्फ ये नहीं है, वो चुनौती ये है कि उनको इस बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बार बार मुख्यमंत्री बदलने के वजह से धूमिल हुई थी, जिसको उन्होंने संभाला, अब वो किस तरीके से पूरी तरीके को उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, वो एक उनके सामने चुनौती है। और साथ ही साथ में 2024 की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें 5 लोकसभा यहाँ की सीटें हैं, उनको देखते हुए। और जो आज का ये मेगा इवेंट था, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, कि वो 2024 के मेगा इवेंट के संदर्भ में ये था। ये तो तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग नहीं करेगी फिलहाल, और लोकसभा चुनाव से पहले वो इस तरीके का अपना एक ग्राउंड पूरा तैयार करना चाहती है, जिससे कि जनता का विश्वास भी बने और जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिले, और जनता के बीच में एक विश्वास की छवि बने। बिल्कुल, यानी जनता के बीच में विश्वास की छवि, क्योंकि इसके पहले बहुत ज्यादा विपक्षियों ने भी घेरा था और साथ ही साथ जनता ने भी घेरा था कि आखिर इतने मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी। सभी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, और भी लोगों के पास चलते, अमरजीत जी के पास चलते, कांग्रेस से प्रवक्ता अमरजीत जी। अभी मैं आपसे सवाल यही करने जा रही थी कि अभी हमने देखा यहाँ पर नवीन जी जमकर विपक्ष की भूमिका अभी से निभाते हुए उसी मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हमको पीछे नजर आती है इस मामले में। वो उस तरह से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाते, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी कभी कभी मनमानी करने लग जाती है। तो क्या ये सच है? क्या इस बार के कार्यकाल में आप मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझ पाया कि आपने कैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं रही। नहीं, हमने ये नहीं कहा सक्षम नहीं। कई बार होता है अमरजीत जी, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना जहां पर आप पीछे हट जाते हैं, और जिसके चलते ही तो वो आगे बढ़त बना लेते हैं ना। नजर में हूं, मुझे ऐसा बताइए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा जो है सड़क से लेकर सदन तक ना उठाया हो। कांग्रेस पार्टी ही रही जो विपक्ष के तौर पर जनता के जितने जनहित के मुद्दे थे उनको लेकर के। अमरजीत जी, कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को आने पर बहुत खुला रास्ता दिया। आप चुने हुए विपक्ष थे, आपने चुने हुए विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभाई कांग्रेस ने।
हमेशा ही मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई और मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते आप मृत विपक्ष की स्थिति में आ गए और आज कांग्रेस बुरी दशा में यहाँ पर। ध्यानी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैंने आपकी बात पहले भी मैंने नोट करी है। जिस प्रकार से कहा कि किस प्रकार से जीता हुआ चुनाव हारा जाता है, वो ये पूछा जाए कांग्रेस से पूछा जाए। आप देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसने कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? केवल हथकंडे अपनाने की बात करी, केवल जो है जनता को भटकाने की और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात करी। और ठीक है, जनता को जो है मुद्दे की राजनीति समझ में नहीं आई और तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति समझ में आई और जनता ने उन मुद्दों पर चुनाव कर लड़ा। आपने एडीआर रिपोर्ट की बात करी थी, आपने कहा हम ये मुद्दों को लेकर के जाएंगे, हमने ये मुद्दे इनको गिनाए हैं, इन पर काम होना चाहिए। तो ये बात तो कांग्रेस भी कहती आ रही थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे कि जो 5 साल सरकार थी उसने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। अभी नरेंद्र सेठी जी ने भी कहा, साहब देखिए नवजात शिशु है, अभी इनको समय में देना चाहिए। इनको समय देखो, नई पार्टी अगर चुन के आती तो निश्चित रूप से उनको 1 महीने का नहीं 6 महीने का समय दिया जाता है। जो पार्टी लगातार 5 साल से सत्ता में काबिज थी उसको आप 1 दिन का भी समय नहीं दे सकते। उनको तो काम तुरंत लग जाना चाहिए था। इनको मुख्यमंत्री तय करने में 12 दिन लग गए। मुख्यमंत्री भी वो चुना जो हारा हुआ व्यक्ति था, जिसको जनता ने नकार दिया। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे तब तक हमारा ये मानना था कि ये नेता, ये मुख्यमंत्री हमारे ऊपर थोपा गया है। लेकिन आज अगर जो मुख्यमंत्री बना है हम उसको स्वीकार करते हैं और आशा उम्मीद भी करते हैं ये कुछ जनहित के काम करेंगे। और जो कैबिनेट बन के आई है, आप कैबिनेट जो बन के आई है, आप देखिए अभी नरेंद्र सेठी ने ये भी कहा कि यहाँ पे तीर्थ स्थान बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पर पर्यटन बहुत ज्यादा है। आप ये देख लीजिए जितने पर्यटन हमारे जिले हैं या जो जहाँ तीर्थ हमारे आते हैं तीर्थ यात्री, वो जो जिले हैं वहां से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो मंत्रिमंडल में लिया गया हो। ये केवल और केवल अपना किसी मैं कहूँगा या तो षड्यंत्र है या कोई सोची समझी रणनीति के तहत कुछ चुने हुए लोगों को ही जगह मिली है, जो कि महत्वपूर्ण जो सीमांत जिले हैं वहां से कोई नहीं आया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ना कोई उत्तरकाशी से है, ना कोई चंपावत से है, और न ही कोई ऐसे जो हमारे बाकी सीमांत जिले हैं वहां से कोई व्यक्ति ला पाए। ये केवल और केवल छद्म जो राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनहित की जो मुद्दों की आप बात कर रहे थे एंकर महोदय, कांग्रेस निश्चित रूप से, मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, एक सजग प्रहरी के रूप में काम करेगी। जो भी जनता के मुद्दे होंगे उनको ठीक है। अमरजीत जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप अगर मजबूती के साथ काम करेंगे, विपक्ष मजबूत होता है ना, तो जो सत्ता पक्ष पार्टी होती है वो बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर सकती। लेकिन था क्या, आपने मुझसे कहा कि आपको लगता है कि काम जो है वो हम करते हैं। ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जपेंद्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में, उनका भी स्वागत करेंगे। जी अमरजीत जी, मेरी बात पूरी नहीं पाई, मैं उनका स्वागत करने लगी। जपेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपके पास आएंगे, लेकिन अमरजीत जी की बात पूरी करते हैं। अमरजीत जी, सवाल ये था ना कि अभी जब इतना लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, मंथन कर रही थी कि इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी की जो खबरें सामने आ रही थी ना, वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग किस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं। आपकी चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक पार्टी के अंदर खाने से आपसी कलह की खबरें सामने आती रही, यानी ये कांग्रेस पार्टी में, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमारी लगातार 3 दिन से समीक्षा बैठक चल रही थी। अब समीक्षा बैठक को अगर आप गुटबाजी कहेंगे, आपसी सरपटोल कहेंगे या कोई नाराज नहीं, समीक्षा बैठक की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, उसको लेकर भी आप लोग एक दूसरे पर थोपते हुए नजर आए। उसके पहले कितनी ऐसी बातें हुई ना, कितनी ऐसी बातें हुई। केवल और केवल ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी। अमरजीत जी, आप इस पर पल्ला नहीं झड़ सकते, बनाया हुआ नहीं है। अभी आते जपेंद्र जी की राय हम जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी। जपेंद्र जी, आपकी राय जानेंगे। नहीं, जपेंद्र जी आए, आप जपेंद्र जी से पूछ लीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। अभी मैं इनसे पूछिए पिछले 5 साल क्या काम थे, एक भी काम गिना पाए तो ये केवल काम गिनाएंगे, वही जो काम गिनाएंगे जो जनता ने उनके कामों को स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात तो ये ना अमरजीत की, जनता ने उनके जो भी काम उन्होंने किए उनको स्वीकार किया। और सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं, सुनिए अमरजीत जी, आप मेरी बात सुनिए, अपनी बात कहिएगा। यही सवाल आप अपने मन में भी सोचिए ना कि आप कह रहे हैं कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में नहीं किया, लेकिन अगर कोई काम नहीं किया, बावजूद इसके जनता अपना मैंडेट दे रही है, तो क्यों आपने इनके 5 सालों में काम ये नहीं दिखाया कि काम नहीं कर रहे हैं? जनता क्यों आपको नहीं समझी? जनता क्यों बिना काम किए इनको वोट देकर आगे बढ़ा गई? जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। हमें विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है। मैंने पहले भी कहा, सड़क से लेकर सड़क तक निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और देते भी आया, लगातार दे रहे हैं। इस पर सिर्फ बधाई नहीं, इस पर विचार करना होगा। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, आपकी जवाब का बात, आपकी बात
लेकिन आप समझिए कांग्रेस पार्टी ही थी जो जनहित के मुद्दों के साथ जनता के बीच में गई। आप देख लीजिए आज सिलेंडर का रेट 50 रुपए बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। क्या ये मुद्दे हम कांग्रेस पार्टी नहीं लेके गई? भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इधर उधर का लाने फुलाने जो है मुद्दों पर बात करती थी। इनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं था। और आज आप देख लीजिए प्रकाश तपलियाल जी कह रहे थे ये कॉमन सिविल कोड की बात करते थे। आज हम देखते हैं वो जबकि राज्य सरकार का मुद्दा ही नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन ये जनता को बरगलाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आ गए जिससे कि लोगों को बांटा जाए। कांग्रेस इसमें हार गई। कांग्रेस इस मुद्दे को हथकंडे अपनाए नहीं कांग्रेस पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी सजा वो है विपक्ष के रूप में उसको मिली है। हम भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने से, जो हथकंडे अपनाने से राजनीति में उनको मौका मिला है सत्ता में बैठने का, आप बैठिए। लेकिन जैसे नरेंद्र सेठी जी ने कहा कि उनको 1 महीना, हम कांग्रेस पार्टी उनको 1 दिन का भी मौका नहीं देंगे। बिल्कुल अमरजीत जी, हम यही चाहते हैं कि विपक्ष बहुत मजबूत हो ताकि सत्ता में कोई भी पार्टी हो वो कोई काम अधूरा न रख पाए और कोई भी सिर्फ घोषणाएं करके न चली जाए। जपेंद्र जी, आप अभी भी जुड़े, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप अमरजीत जी के जवाब में? सबसे पहले तो हमारे सभी साथियों को आज सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण की बहुत बहुत बधाई। ये लेना चाहे ना लेना चाहे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सबको इन्हें सबको नहीं सबकी ओर से आपको बधाई दी गई है, सबकी ओर से मुख्यमंत्री को भी बधाई दी गई है। जपेंद्र जी, बधाई हो। कार्यक्रम शुरू होने के वक्त मैंने कहा बिल्कुल मैंने आपसे फिर कहा आप इस जो ट्रॉमा में हो ना, आप इससे बाहर आइए। आप केवल विपक्ष की भूमिका के पर सवाल ना खड़े करें। नहीं देखिए, हमने कहा अमरजीत जी मैंने भी कहा कि शुरुआत में ही सबने बधाई दी है लगभग। जपेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सबने बधाई दी आपको। और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के साथी जिस तरह से अपनी समीक्षा बैठकों का जिक्र कर रहे हैं या जिस तरह से कांग्रेस की कार्यप्रणाली का जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी ये कार्यप्रणाली इन्हें मुबारक। कांग्रेस ने जो किया वो भोगा, जो बोया वो काटा। समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है, राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है। अब सवाल ये उठता है कि जनता से किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी और कब पूरा करेगी। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि जो जनता के हित के फैसले हैं वो आप कैसे लोगे, और जो जनता के हित में, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि आपके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। आप काम बताएंगे नहीं, और जो बाद में पहले आज जपेंद्र जी आप बाद में आए, मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि जो आपने वादे किए थे, जो आपने घोषणा करी थी कि पहली कैबिनेट में फला फैसले ले लिए जाएंगे, हम तो उस बात के इंतजार में है। अब जब आपकी कैबिनेट होगी तुम फैसलों को लेकर के कैसे लेके आओगे? ठीक है अमरजीत जी इनको बोलने दीजिए। अभी जुड़े जपेंद्र जी, उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए। आप पहले से थे। सरकार के विपक्ष का काम है सरकार के अच्छे कार्यों की समीक्षा करते रहना, और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें आप अपने जैवन। वो तो कह रहे हैं कि आपने कोई काम किया ही नहीं जपेंद्र जी। अमरजीत जी का कहना है कि आपने कोई काम किया ही नहीं। खैर अभी इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि उनका कहना है कि आप इनसे पूछिए, गिनाएं अपने कौन से काम इन्होंने किए जिसके दम पर इनको मैंडेट मिल गया। कोई बात नहीं, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आज तो शपथ भी ग्रहण हो चुकी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार बिल्कुल। लेकिन अब जपेंद्र जी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पिछले कार्यकाल में हुआ उस पर हम अब आगे बात करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले कार्यकाल में अब बेहतर काम होगा और कांग्रेस पार्टी भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लगातार काम करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण कर चुके हैं और मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण कराई जा चुकी है। और देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।